the geometrical interpretation of the mod of Z1 minus Z2. तो Z1 और Z2 बेसिकली दो कॉम्प्लेक्स नंबर है और उनके डिफरेंस का मॉड इट्स ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट द डिस्टेंस between the point Z1 and Z2. तो Z1 और Z2 जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके बीच का ये टर्म डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। और ये बात सिंपल आप ऐसे समझ सकते हो कि Z1 अगर आपका x1 प्लस आयोटा y1 है तो ऑब्वियसली ये x1 y1 ऑर्डर्ड पेयर को इस आर्गेन प्लेन में प्लॉट करता है। सिमिलरली अगर Z2 मेरे पास x2 प्लस आयोटा ऑफ y2 है तो ये Z2 आपका x2 y2 को आर्गेन प्लेन में रिप्रेजेंट करता है। तो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की अगर हम बात करें तो ये मॉड ऑफ x1 माइनस का x2 प्लस आयोटा ओवर द y1 माइनस का y2 कहलाएगा। और दिस इज इक्विवेलेंट टू द अंडर रूट ओवर द x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज प्लस इज सिंपली y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर सिंपली इंटरप्रिएट कर सकते हैं कि मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 की वैल्यू क्या होगी, वो इस तरीके से आप यहाँ पर सिंपली फील कर सकते हो। अंडरस्टैंड? और आप ये देख सकते हो कि ये x1 y1 एंड x2 y2 का डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, यानी कि सिंपली ये Z1 और Z2 के बीच का क्या हो गया, डिस्टेंस। तो किसी भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिफरेंस का मॉड यानी कि उनके बीच का डिस्टेंस अगर प्लस है तो माइनस ऑफ Z2 बना देंगे तो वो नया माइनस ऑफ Z2 के बीच का Z1 से क्या हो जाएगा, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। इस बात को हम सिंपली इस तरह से फील करते हैं कुछ लोकस के प्रॉब्लम में। द लोकस ऑफ Z such that आपसे मैंने कहा लोकस ऑफ Z सच दैट मॉड ऑफ Z माइनस Z1 इज इक्वल द मॉड ऑफ Z माइनस का Z2 वेयर Z1, ये फर्स्ट केस अपन डिस्क्राइब कर रहे हैं एज द स्टैंडर्ड फॉर्म में, वेयर Z1 एंड Z2 आर द फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। Z1 और Z2 इस प्लेन में दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये इक्वलिटी यानी कि ये एक्सप्रेशन आपको कह रहा है कि Z माइनस Z1 का मॉड, Z1 यहां पर है और इस आर्गन प्लेन में Z2 यहां पर है। इस Z एक वेरिएबल पॉइंट है, उसी के हम लोकस की यहां पे बात कर रहे हैं। तो उस Z का Z1 से जो डिस्टेंस है यानी कि इस Z1 से जो डिस्टेंस है और उसी Z का Z2 से जो डिस्टेंस है वो आपस में यहां पर इक्वल है। एक सिंपल सा तरीका कि हम Z का लोकस चाहिए तो उसको x प्लस आयोटा y मानकर x और y में 2D इज अ इक्वेशन निकालकर उस 2D इक्वेशन को सिंपली इज अ xy प्लेन में प्लॉट करके भी हम लोकस की बात कर सकते हैं। लेकिन ज्योमेट्रिकली यहाँ पे हम फील कर सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि Z का Z1 से डिस्टेंस और उसी Z का Z2 से जो डिस्टेंस है वो आपस में क्या है, सिंपली इक्वल है। तो ये P ऑफ Z अगर एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि इस तरीके से दोनों के डिस्टेंस इक्वल है तो आर्गेंट प्लेन में यानी कि 2D प्लेन में और ऐसे सभी पॉइंट जो कि Z1 और Z2 से इक्वी डिस्टेंस पर है इज सिंपली कॉल्ड द perpendicular bisector of line joining Z1 and Z2। तो the locus of Z यहाँ पे such that ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है is the perpendicular bisector of line joining
Z1 एंड Z2। Z1 और Z2 को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका ये लोकस सिंपली रिप्रेजेंट होगा। एक सिंपल सा, और अगर आपसे ये कहा जाए कि दिस इज इस तरह से लिखा है, सेकंड इज स्टैंडर्ड फॉर्म, z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू एक r, एक पॉजिटिव कांस्टेंट है। तो अगर आप इसको इंटरप्रिएट करो कि मॉड ऑफ z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, ये क्या है? तो z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू r, तो ये सिंपली आप कह सकते हो कि इस वेरिएबल z का इस z नॉट, वेयर मैंने कहा z नॉट इज अ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर एंड r इज अ पॉजिटिव, क्योंकि मॉडुलस वैल्यू है, इज पॉजिटिव कांस्टेंट। यहां पर अगर ऐसा है तो आप मेरे से कह सकते हो कि इस आर्गन प्लेन में एक z नॉट फिक्स है, और ये z माइनस जेड नॉट का मॉड, आपको मैंने बताया कि z और z नॉट के बीच का डिस्टेंस जो कि एक कांस्टेंट r के बराबर है, तो इस मूविंग पॉइंट z का इस z नॉट से जो डिस्टेंस है वो आपका सिंपली कांस्टेंट है। तो अगर ये कांस्टेंट है तो इसका मतलब इस वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस r है, और ऐसे सारे पॉइंट जो कि ये सेम डिस्टेंस रखते हुए इस आर्गन प्लेन में इज फील किया जाए या प्लॉट किया जाए, तो आप कह सकते हो कि वो पॉइंट एक इज किस में प्लॉट होंगे? सिंपल सर्कल पे प्लॉट होगा। और यानी कि हम कह सकते हैं इज लोकस इज सिंपली लोकस इज अ सर्कल विथ सेंटर इज इक्वल टू द, with center is equal to the z naught, and the radius is simply small r। ये बात सभी को क्लियर? इसी का स्पेशल केस की अगर एग्जांपल कहते हैं कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू r है, तो अगेन इज अ सर्कल, द लोकस ऑफ z is, then the locus of z is simply a circle with center at origin and radius is small r। मॉड z अगर r है तो उस z का जो लोकस है वो सिंपली एक सर्कल है, और उसका जो एक सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन इस केस में, और रेडियस सिंपली r के बराबर है। और ये बात अगेन आप यहाँ पे z को x प्लस आयोटा y रख के भी आराम से फील कर सकते हो। द थर्ड इज, अगर आपसे कहा जाए कि लोकस ऑफ z सच दैट द आर्गुमेंट ऑफ z इज इक्वल टू the argument of z is equal to the theta, where the theta is constant angle where theta is simply a constant angle, तो आप मेरे से कहोगे कि यहाँ पर उस z के लोकस की अगर आप बात करते हो तो आप कहोगे द लोकस ऑफ z इज सच दैट, यानी कि ये कंडीशन है बच्चों, ये कंडीशन है सिंपली, और सच दैट ये है जहां पे थीटा एक कांस्टेंट एंगल है, तो सिंपली द लोकस इज, आप फील करो कि वो सारे z जिसका आर्गुमेंट सेम है, यानी कि गिवन थीटा और थीटा एक पर्टिकुलर एंगल है, आर्गुमेंट क्या होता था? z को ओरिजिन से मिलाने वाला ये एंगल, यानी कि ये अगर एंगल सेम है तो इसका मतलब आप मेरे से बोल सकते हो कि उस लाइन पे हम ये सारे पॉइंट्स का सेम आर्गुमेंट होगा, इन सभी पॉइंट्स का ओरिजिन, लेकिन पीछे जाने वाले पॉइंट्स का आर्गुमेंट चेंज हो जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि लोकस एक रे होगा, लोकस एक सिंपली रे होगा
जो कि ओरिजिनेट फ्रॉम कहाँ से होगा, ओरिजिन से होगा, और जो कि इस इनिशियल लाइन यानी कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगा, ये फिक्स एंगल थीटा पे ये रे सिंपली क्या होगी, इंक्लाइंड होगी। तो द लोकस ऑफ जेड इज, the locus of z is simply is a ray है ना, which originate from कहां से बच्चे, ओरिजिन से, and inclined of an angle theta with positive real axis। यहाँ पे उसी x एक्सिस का नाम सिंपली इज अ पॉजिटिव रियल एक्सिस है। तो इस तरीके से जेड का लोकस हम ये डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसी को थोड़ा सा और जनरलाइज किया जाए कि अगर आपको कहा जाए कि सिंपली आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा है, तो वेयर सिंपली जेड नॉट इज अ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, इस आर्गन प्लेन में है, एंड थीटा इज कांस्टेंट एंगल अगर है, तो आप मेरे से कैसे बोलोगे कि अगर ऐसा है तो सिंपली ये जो आर्गन प्लेन है वो जो रे अभी ओरिजिन पे निकल रही थी, तो z माइनस जेड नॉट यानी कि x की जगह पे x माइनस एक्स नॉट और y की जगह पे y माइनस वाई नॉट, तो इस प्लेन में z नॉट एक फिक्स पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, और उस पॉइंट पर ओरिजिन शिफ्ट होते हुए ये जो लोकस है वो यहाँ से इस तरीके से ऑफ एन एंगल थीटा बनाते हुए इस तरीके से ओरिजिनेट होगा। तो इस टाइप से ये इस का जेड का लोकस हो जाएगा, जो कि इस टाइप से क्या होगा, सिंपली डिस्क्राइब्ड होगा। यहाँ पर आपको सिंपली एक तो डिस्टेंस की दो नंबर के कॉम्प्लेक्स नंबर का जो डिफरेंस है उसका मैग्नीट्यूड, उसके बीच का डिस्टेंस बताता है, और सिंपल एक आर्गुमेंट ऑफ जेड की कहानी इस तरीके से आप कह सकते हो। आया सभी को समझ में यहां तक? नाउ इसी को अगर आप ऐसे बोलते हो कि सिंपली आपके पास लिखा हुआ है इज अ लोकस ऑफ जेड सच दैट, नेक्स्ट जो भी नंबर है, सच दैट आपको z माइनस z1 का मॉड प्लस z माइनस z2 का मॉड इज इक्वल टू कांस्टेंट k है। तो ये एक इक्वल के इधर पॉजिटिव है तो इक्वलिटी तभी होल्ड करेगी, ऑब्वियस है, जब ये सिंपली आपका यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो ये z का z1 से डिस्टेंस और ये z का किससे डिस्टेंस बता रहा है, सिंपली z2 से डिस्टेंस बता रहा है, और उन दोनों का जो सम है वो अगर एक कांस्टेंट k है, where z1 and z2 are the fixed complex number and k is a positive constant, is a simply positive constant अगर है, तो आप मेरे से बोल सकते हो कि उस टाइप में जेड का लोकस क्या होगा। अगर आप वो फील कर रहे हो तो आपको ये इज अ डेफिनेशन ऑफ इलिप्स जरूर दिख रहा है कि जेड का z1 से डिस्टेंस यानी कि pa, जेड का z2 से डिस्टेंस pb, pa प्लस pb अगर कांस्टेंट है तो p का लोकस एक क्या होता था, इलिप्टिकल पाथ होता था, लेकिन उसमें भी एक कांस्टेंट और होता था कि ये जो सम ऑफ द कांस्टेंट है वो पी ए और बी यानी कि z1 और z2 के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी से हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप यहाँ पे लिखते हो इफ द गिवन कांस्टेंट k, अगर आपका
Z1 माइनस Z2 जो दो फिक्स कॉम्प्लेक्स नंबर है उनके डिफरेंस का मॉड यानी कि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस S1 और S2 के फोकस के बीच का डिस्टेंस, तो आप कहते हो द K अगर इससे बड़ा है देन द लोकस इज क्या होगा, लोकस ऑफ Z इज सिंपल इज एन आप कह सकते हो इलिप्स होगा। और वो इलिप्टिकल पाथ ये Z1 है, ये Z2 है और इस टाइप से ये आपके पास हो गया और ये आपके पास इस टाइप से इलिप्टिकल पाथ प्लॉट होगा। तो नाउ द सेकेंड पार्ट इज इफ द K इज इक्वल टू द मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 है, अगर K की वैल्यू यानी कि वो कांस्टेंट की वैल्यू उन दोनों फिक्स पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है देन locus of Z is a line segment joining किसको is a Z1 and Z2 जो दो फिक्स पॉइंट है उसी को मिलाने वाली इज अ सिंपल, क्योंकि बाहर भी अगर जाएगा तो भी ये सम दिस प्लस दिस इससे बड़ा हो जाएगा। उस केस में जो P का लोकस आएगा वो केवल लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 आएगा और इस केस में जो Z का लोकस आएगा वो एक सिंपली आपका कैसा पाथ आएगा बच्चे, वो सिंपली आपका एक इलिप्टिकल पाथ इस तरीके से XY प्लेन में प्लॉट होगा। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट अगर आप कहते हो कि नहीं कांस्टेंट K की वैल्यू इज इफ द K अपन को जो दे रखा है वो जो दो फिक्स पॉइंट है उनसे भी छोटा है बीच के डिस्टेंस से, तो देयर इज नो सच लुक ऑफ Z, देयर नो Z एग्जिस्ट, ऐसा कोई भी Z एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस कंडीशन को क्या कर जाए, सेटिस्फाइड कर जाए इस प्लेन में। ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं हो सकता फिर उस केस में जो कि इस कंडीशन को सिंपली यहां पे क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। सिंपली अगर आप इसी को एक्सटेंड करते हो द लोकस ऑफ Z सिंपली इज अ 6 पार्ट बोलते हैं, सिंपली सच दैट यहां पे अगर लोकस ऑफ Z इज सिंपली सच दैट आप मेरे से बोलते हो कि लोकस ऑफ Z इज सच दैट कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 का मॉड माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 का मॉड का होल मॉड, ये जो डिफरेंस है वो एक कांस्टेंट K है जहां पर ये लाइन फिर से ये लाइन इज अ प्योर की प्योर यहाँ पे क्या हो गई है, अगेन कॉपी पेस्ट है, बोले समझे। तो अगर ये कंडीशन है तो उस केस में Z का लोकस क्या होगा, तो भाई फिर से आप कह सकते हो कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 यानी कि Z का Z1 से डिस्टेंस और ये Z का Z2 से डिस्टेंस का डिफरेंस अगर एक कांस्टेंट है तो उसमें फर्स्ट पार्ट अगर K की वैल्यू इज अ पॉजिटिव है, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 से छोटी है, देन लोकस विल बी क्या होगा, इज अ हाइपरबोला होगा। और वो हाइपरबोला के लिए वो जो फिक्स पॉइंट है Z1 और Z2 वो उसके इस फोकस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे और ये जो कांस्टेंट K है वो सिंपली आपका इस ये लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा यहाँ पे K किस लेंथ को रिप्रेजेंट करता था, 2a होता था, आपको याद होगा। तो बेसिकली K ये जो कांस्टेंट है वो इस लेंथ को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। इफ द सेकेंड पार्ट ये अपन ने अभी रिसेंटली यही सेम डिफिनेशन या यही सेम कांस्टेंट अपन ने हाइपरबोला में पढ़ा था, बस उसको हम लोग इस कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख रहे हैं और कुछ नहीं है। एक बार अगर आपने फील कर दिया कि मॉड ऑफ Z माइनस Z1 Z का Z1 से डिस्टेंस बता रहा है तो आपको समझने में बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर कांस्टेंट K इस Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो लोकस आपका क्या आएगा,
इज अ रे आएगा और टू रे हो जाएगी। और कौन कौन सी रे हो जाएगी, इज अ टू लिख ले बगल में, तो इज अ Z1 और Z2 को ये पार्ट मिसिंग होते हुए इसका ये पार्ट और ये पार्ट Z1 और Z2 किसी भी एंगल पे हो सकते हैं, तो उस केस में ये इसका लोकस हो जाएगा। और अगर C इज अगेन द K की वैल्यू Z1 माइनस Z2 के डिफरेंस से भी ज्यादा है, देन नो लोकस, देन उस केस में नो लोकस, यानी कि सिंपली ऐसा कोई भी Z नहीं होगा जो कि इस इक्वेशन को इस केस में क्या करेगा, सिंपली सेटिस्फाइड करेगा। इस केस में ऐसा कोई भी लोकस नहीं होगा जो कि इस कंडीशन को यहाँ पर सिंपली क्या करेगा, सेटिस्फाइड करेगा। तो लोकस ऑफ जेड सच दैट ये आपके पास एक कहानी होती है जो कि इस जेड का सिंपली क्या बताता है, लोकस को डिस्क्राइब करने का तरीका है। और ये बस मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये सारी हमें यहाँ पे जेड को फील करने के लिए, जेड का लोकस फील करने के लिए जेड को कोई x प्लस आयोटा वाई रखकर पूरा 2D का इक्वेशन निकाल कर और फिर कंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम लोग ने सिंपली उसी कॉन्सेप्ट को यूज किया कि मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 आपका सिंपली यहाँ पर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अंडरस्टैंड यहाँ तक। इज नेक्स्ट इज, अगर आपसे कहा जाए कि सिंपली यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 का, या ऐसे समझे, इज द मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 is greater than mod of z minus Z2, then the reason in which the z is lie। आपको रीजन क्यों वर्ड मैंने यूज किया, क्योंकि आपको पता है कि इक्वलिटी बाउंड्री के लिए अप्लाई होती है, इनइक्वालिटी उस बाउंड्री के रिस्पेक्ट में एक तरफ के रीजन के लिए अप्लाई होती है। तो z माइनस Z1 का कभी भी अगर हमें इनइक्वालिटीज का लोकस या रीजन प्लॉट करना है तो मेरा सिंपल सा एक ही तरीका होता है कि मैं वहां पर इक्वल लगाकर पहले बाउंड्री को प्लॉट करता हूं। तो बाउंड्री को प्लॉट करने के लिए मैं यहाँ पे z माइनस Z1 इज इक्वल टू द z माइनस Z2 की अगर बात करता हूं तो z माइनस Z1 इज इक्वल टू द z माइनस Z2 की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि ये Z1 है, ये Z2 है और दोनों से डिस्टेंस बराबर, यानी कि z का जो लोकस है वो सिंपली इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग Z1 एंड Z2 है। जो भी पॉइंट इसके ऊपर अगर z को मूव कराएंगे तो ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। आपको क्या चाहिए, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटीज को आप या तो एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में चेक करते हो कि क्या ये पॉइंट इसके इधर होगा कि इसके इधर होगा, तो इसका इधर का एक पॉइंट उठाया, z की जगह पे पुट किया तो ये 0 हो गया, 0 ग्रेटर देन मॉड पॉजिटिव नंबर। तो क्या 0 ये पॉजिटिव और ये 0, तो ये इनइक्वालिटी होल्ड किया नहीं, तो यानी कि इसको छोड़ के उधर वाला पार्ट, यानी कि ये रीजन आपका आएगा। लॉजिकली देखो कि ये इससे डिस्टेंस इक्वल है, जैसे ही पॉइंट इधर छलांग लगाएगा तो Z1 से डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा और Z2 से डिस्टेंस कम हो जाएगा। तो ये सिंपली यहाँ पर Z का ये रीजन इस तरीके से प्लॉट होगा इस इनइक्वालिटी के थ्रू। कहीं पर भी आपसे कहा जाए कि इज अ नेक्स्ट सिंपली इस तरह से जो भी काउंटिंग हो कि z माइनस Z0 इज ग्रेटर देन r लिखा हुआ है, द मॉड ऑफ z माइनस Z0 इज सिंपली ग्रेटर देन r अगर लिखा हुआ है और आपसे मैंने कहा कि Z0 की वैल्यू इज मतलब ये किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगी, इनइक्वालिटी z किस रीजन में लाई करेगा, तो आप सबसे पहले इसको फील करने के लिए इज अ रीजन डिस्क्राइब करने के लिए
आप कह सकते हो इक्वल लगा दोगे तो z0 से z का जो डिस्टेंस है वो r के बराबर हो जाए तो z का लोकस एक सर्कल आएगा, और अगर ग्रेटर देन चाहिए तो इस सर्कल के आउटसाइड रीजन इनफाइनाइटली वो कहीं पर भी लाई कर सकता है, क्योंकि आपने ये कहा कि उस अब ना इस पे होता तो बराबर r होता, इसके बाहर होगा तो उसका z0 से जो डिस्टेंस है वो r से सिंपली ज्यादा हो जाएगा, वो सिंपली r से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली द z माइनस z0 लेसर देन r है, z माइनस z0 लेसर देन r है, तो आप कह सकते हो कि वो रीजन जिसमें z विल बी लाई वो आपका एक सर्कुलर पाथ के अंदर होगा, इस जिसका सेंटर z0 होगा और रेडियस r होगा। इन इक्वलिटीज में इक्वल लगा के पहले बाउंड्री और बाउंड्री के रिस्पेक्ट में उस एक तरफ जाना है और वो लॉजिकली डिस्क्राइब हो जाए, या इज अ वेरीफाइड मेथड कि कोई भी एक पॉइंट उठाकर अपन सिंपली फील कर लेते थे, और ऐसा कहीं पर भी इनइक्वालिटीज अगर सिमिलर इज लोकस में इनइक्वालिटीज आते हैं तो हम लोग उसको इसी तरीके से सिंपली प्लॉट यहाँ पर करना पसंद करेंगे। तो आया सभी को समझ में यहां तक भी अच्छे से। जैसे अगर आपसे कहा जाए नेक्स्ट पॉइंट इज द आर्गुमेंट ऑफ सिंपली z is lesser than is a alpha to beta, where alpha and beta is lie between 0 से लेकर पाई के या 2 पाई के बीच का नंबर कोई भी है, तो अगर आर्गुमेंट ऑफ z इस तरह से दो एंगल्स के बीच का नंबर है तो आप कह सकते हो कि आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू अब इक्वल द अल्फा के बराबर कब होगी, जब मैं उस z को ओरिजिन से मिलाने वाली रे का इंक्लिनेशन अल्फा मेंटेन करूंगा तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी। आर्गुमेंट ऑफ z की वैल्यू बीटा के बराबर कब होगी, जब मैं z को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन पे बीटा इस पे कहीं पे भी z को कंसीडर करूंगा तो ये इक्वल और इक्वल, और इससे ज्यादा और इससे कम यानी कि इस रीजन में मैं कोई भी z उठाऊंगा, इस रीजन में मैं कोई भी z उठाऊंगा, उस z का अगर मैं आर्गुमेंट देखूंगा तो वो ऑब्वियस है अल्फा से बड़ा होगा और बीटा से छोटा होगा, वो अल्फा से बड़ा होगा और सिंपली बीटा से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको फॉर एग्जांपल मैंने लिखा आर्गुमेंट ऑफ z माइनस का 3 प्लस का 4 आयोटा इज लेसर देन और इक्वल टू माइनस का पाई बाई 3 से लेकर इज सिंपली पाई बाई 6 है। अगर मैंने एक इज सिंपली इस तरीके से देन डिफाइंड z in which the z is lie, तो आर्गुमेंट ऑफ z यानी कि आप ये कहोगे कि आपने z को किससे मिलाने वाली रे का इज 3 -4 क्यों बच्चे, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में आपने आर्गुमेंट ऑफ z माइनस z0 की यहाँ पे बात किया था, आर्गुमेंट ऑफ किसकी बात किया था, सिंपली z माइनस के z0 की यहाँ पे बात किया था। तो यहाँ पर अगर ये इस तरीके से डिस्क्राइब किया जाए तो आर्गेंट प्लेन बनाया गया, एक फिक्स पॉइंट कंसीडर किया गया 3 माइनस का 4 ये फिक्स पॉइंट, इसको एज अ सेंटर मानकर यहां से अपन ने एक यहाँ पर इस तरह से ओरिजिन शिफ्ट किया। अब यहाँ पे उस z का इस पॉइंट से मिलाने वाली रे का इस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो इंक्लाइनेशन है वो माइनस के पाई बाई 3 यानी कि माइनस का पाई बाई 3, ये एंगल पाई बाई 3 आपन ने निगेटिव साइड में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इक्वलिटी के लिए रे बना दी, और पाई बाई 6 यानी कि ये इस तरह से एक रे बना दिया गया। तो ये यहाँ पर इससे कितना एंगल इंक्लाइंड है, पाई बाई 6 इंक्लाइंड है, और इसके बीच में यानी कि z इस पूरे रीजन में कहीं पर भी आप कंसिडर करो तो ये इनइक्वालिटी हमेशा फुलफिल होगी, और इक्वल के साथ अगर है
तो ये बाउंड्री पे भी जेड कंसीडर करना अलाउड है, यानी कि वो सारे जेड जो कि बाउंड्री और एज वेल एज इस शेडेड रीजन में आएंगे वो इस इनइक्वालिटीज को पक्का क्या करेंगे, सेटिस्फाइड करेंगे। और ये सिंपली अपन ने इसी बात को यूज किया है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट बराबर थीटा का जो लोकस है वो आपका सिंपली एक रे है, और वो रे किस पॉइंट से निकलेगी, जेड नॉट से निकलेगी, और कितने एंगल पे इंक्लाइंड होगी, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड होगी, और वो थीटा किससे मेजर होगा, जेड नॉट से, जो हॉरिजॉन्टल इनिशियल लाइन है उससे मेजर होगा। और वो उसी तरीके से इंक्लाइनेशन है तो मे बी पॉजिटिव और मे बी निगेटिव, अगर निगेटिव है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। इस बात को ख्याल रखते हुए हम इसका लोकस आराम से यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड यहाँ तक सभी को अच्छे से? ये एक बेसिक आइडिया है इनइक्वालिटीज और एज वेल एज इज अ सिंपल लोकस को इंटरप्रिएट करने का।